अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम हमने कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स तक एंड किया था, तो यहीं से शुरू करते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स फेगोसाइटोसिस को मेडिएट करवाती है, मतलब फेगोसाइटोसिस करवाती है, इन्फ्लामेशन कंट्रोल करती है, एंटीबॉडी से इंटरैक्ट कर सकती है, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन इम्यून डिफेंस। ठीक है, अब तक 20 to 30 जो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, और इसके कुछ पाथवे हैं दैट हेल्प इन मेंटेनिंग द इम्यून सिस्टम। तो अल्टरनेटिव पाथवे है, एक है क्लासिकल पाथवे और एक है लैक्टिक पाथवे। सो हम शुरू करते हैं पाथवे को। नंबर 1 इज क्लासिकल पाथवे। आप यहाँ पर C1, C2, C4, C3 देख रहे हैं। दिस ऑल आर द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। क्लासिकल पाथवे में होता क्या है? क्लासिकल पाथवे में हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इसके पास रिसेप्टर जैसे कुछ प्रोटीन्स हैं। बेसिकली दीज रिसेप्टर्स एंड दीज प्रोटीन्स आर एंटीजन फॉर आवर बॉडी, ठीक है, और इन एंटीजन के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडी मौजूद है, ठीक है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पर। इसके बाद में C1 इससे आके अटैच होगा इस एंटीबॉडी से। C1 की अटैचमेंट की वजह से C1 क्या हो गया? एक्टिवेटेड हो चुका है। अब इसके बाद C4 एंड C2 आके अटैच होंगे C1 से, ठीक है। अब C1 चूंकि एक्टिवेटेड है तो C1 हैज पावर टू ब्रेक डाउन द C2 एंड C4 कॉम्प्लेक्स into C2A, C2B, C4A एंड C4B। अब ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स बन चुका है, राइट। इसके बाद में C3 आके अटैच होगा, ठीक है, और ये फिर पूरा कॉम्प्लेक्स जो है एज अ C3 कन्वर्टेज एंजाइम के तौर पर एक्ट करेगा और C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को C3A एंड C3B में तोड़ देगा, ठीक है। अब जो C3A है, इट हेल्प्स इन द इन्फ्लामेशन, while C3B is act as an opsonin, ठीक है। ऑप्सोनिन आपको याद होगा, ऑप्सोनिन कोई भी प्रोटीन जो कि फेगोसाइटोसिस को मेडिएट करवाती है, ठीक है। ये C3B एज ए ऑप्सोनाइजेशन ऑप्सोनिन के तौर पर एक्ट करेगा, मतलब साइटोलाइसिस भी होगी, क्या मैक्रोफेज जाएगा और इस C3B से अट्रैक्ट होगा और ये C3B जिस सेल के साथ लगी हुई होगी उसको चॉप ऑफ कर देगा। ये क्लासिकल पाथवे है। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास खुद के कुछ एंटीजेंस हैं। इन एंटीजन से ये एंटीबॉडी आके अटैच हुई। दिस एंटीबॉडी इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी फॉर दिस एंटीजन। इस एंटीबॉडी से C1 आके अटैच हुआ। अब C1 एक्टिवेट हो गया। C1 हैज द पावर टू ब्रेक द नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। इसके बाद C4 आया, इसने C4 को ब्रेक कर दिया। C2 आया, इसने C2 को ब्रेक कर दिया। अब ये पूरा जो है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स C2 तक ये एज अ C3 कन्वर्टेज एंजाइम एक्ट करेगा और C3 को ब्रेक करेगा इनटू C3A एंड C3B। C3B C में लगा रहेगा इस कॉम्प्लेक्स में, वाइल C3A यहाँ से निकल जाएगा और एज ए ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल इन्फ्लामेशन में जाकर हेल्प आउट करेगा C3B। इसके बाद में C5 आके अटैच होगा इस कॉम्प्लेक्स से और C5 ब्रेक हो जाएगा इनटू C5A एंड C5B। क्यों? क्योंकि ये C3B से लेके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तक ये एज अ C5 कन्वर्टेज एंजाइम के तौर पर एक्ट करके इस C5 को ब्रेक कर देगा। इसके बाद नॉर्मली C6, C7, C8 और C9 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आएंगी, ठीक है। अच्छा, जो इसका C5B है ये भी इन्फ्लामेशन में ही हेल्प करेगा, राइट। ओके, अब यहाँ से ये C5B से लेके C9 तक ये अपना कॉम्प्लेक्स छोड़ देंगे और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? मैक। मैक मीन्स मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये मैक कहाँ जाएगा? ये मैक जो है जो भी हमारे पास बैक्टीरिया है या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, ये उसकी सेल वॉल पर जाके लगेगा, ठीक है, एंकर्ड होगा सेल वॉल पर और वहां पर एक पोर फॉर्म करेगा, ठीक है। जिस जगह पर भी वो सेल मौजूद होगा वहां का लिक्विड
अंदर जाना शुरू होगा, जिसके नतीजे में जो अंदर है, अंदर सेल के अंदर का लिक्विड ज़्यादा होगा, वो स्वेल होगा एंड अल्टीमेटली वो बस्ट हो जाएगा। इस तरह से ये डिस्ट्रप्शन होती है सेल की, लाइसिस। ठीक है, ये सी मैक कॉम्प्लेक्स यहाँ के एंकर्ड हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक पोर क्रिएट हुआ, यहाँ बाहर का सेल के बाहर के इन्वायरमेंट का जितना भी लिक्विड था सब इसके अंदर जाना शुरू हुआ। ठीक है, फिर अल्टीमेटली ये स्वेल हुआ और फिर बर्स्ट हुआ। बेसिकली इट्स अ सेल लाइसिस। अच्छा, अगर ये C5 यहाँ नहीं लगता तब भी एंड में C3b लगा हुआ है। ठीक है, C3b एज आई टोल्ड यू C3b एक्ट एज ऑप्सोनिन। तो C3b रिसेप्टर मौजूद है मैक्रोफेज पर। तो ये मैक्रोफेज इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स C3b। ठीक है, इस C3b से अट्रैक्ट होगा, इसके पास आएगा और इसे फेगोसाइटोस कर लेगा। ठीक है, ये जो ऑप्सोनिन की वजह से अट्रैक्शन होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। जबकि ये जो मैक्रोफेज है इसको ईट करेगा, इसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। आपको याद होगा C3b और C5a कॉम्प्लेक्स छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये वही है C3a एंड C5a। ठीक है, these complement proteins act as a chemotactic agent। chemotactic मतलब ये केमिकल रिलीज करके इनको बुलाते हैं, अट्रैक्ट करवाते हैं बेसिकली। ठीक है, मास्ट सेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाते हैं। ठीक है, अब मास्ट सेल के पास ग्रेन्यूल्स हैं। कौन, उस ग्रेन्यूल्स में क्या क्या हो सकता है? उस ग्रेन्यूल में प्रोटीएज है, हिस्टामिन है, ल्यूकोट्राइन है या प्रोस्टाग्लैंडिन्स और बहुत सारे केमिकल्स मौजूद हैं इसके अंदर मास्ट सेल में। ये बात समझ में आ गई? C3a एंड C5a मास्ट सेल को अट्रैक्ट करवाते हैं एट द साइड ऑफ इंफेक्शन। C3a, C5a ये मास्ट सेल के अलावा न्यूट्रोफिल्स को भी, बेसोफिल्स और अल्टीमेटली इन्फ्लामेशन कॉज हो जाती है। ये अपने ग्रेन्यूल्स रिलीज करते हैं, वहां पर आप ये समझे फाइटिंग होती है और फिर इन्फ्लामेशन होती है अल्टीमेटली, क्योंकि वहां पर डेड टिश्यूज होंगे और क्लीनिंग भी करनी होगी वहां की। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल्टरनेट क्लासिकल पाथवे। अब हम जा रहे हैं ऑल्टरनेटिव पाथवे में। ऑल्टरनेटिव पाथवे हम कब यूज करते हैं? जब बैक्टीरिया जो है वो नया है बॉडी के लिए। ठीक है, बॉडी उसको नहीं जानती, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया के एंटीजन है बैक्टीरिया की, ठीक है, यानी उसके कोई रिसेप्टर या कोई भी प्रोटीन मौजूद है उसके सरफेस पर, उससे डायरेक्टली C3b बाइंड कर लेगा। C3b बाइंड हुआ, फिर C5b, मतलब C5 फिर ये टूटा और C6, 7, 8, 9 तक गया, फिर दोबारा ये मैक कॉम्प्लेक्स बना C5b से लेके C9 तक। अब ये मैक कॉम्प्लेक्स जब बन चुका है, अब ये मैक कॉम्प्लेक्स जाएगा वहीं, फिर सेल वॉल पे एंकर हो, डिसॉल्व करेगा वहां की सेल वॉल को, फिर वहां से लिक्विड अंदर जाएगा सेल, बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरियल सेल स्वेल होगा और अल्टीमेटली बस्ट, मतलब सेल लाइसिस। थर्ड पाथवे इसका है लेक्टिन। लेक्टिन, तो पहले हम एक मिनट, पहले हम लेक्टिन देख लेते हैं। लेक्टिन क्या होता है? लेक्टिन आर द कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स। आपको पता होगा कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तो ग्लाइको क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है और लेक्टिन इज अ कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। तो इसके रिसेप्टर या कोई प्रोटीन्स होंगी जो सेल वॉल पर मौजूद होंगी, तो ये लेक्टिन उनसे जाके बाइंड कर लेते हैं, राइट? ये लेक्टिन उनसे आकर बाइंड कर लिया लेक्टिन ने, उसके बाद में वही प्रोसीजर होगा। C1 प्रोटीन आकर बाइंड होगी, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की बाइंडिंग से C1 एक्टिवेट हो जाएगी, उसके बाद में C4 और C2 आके लगेंगे, फिर C1
प्रोटीन जो है इनको ब्रेक करेगी इनटू C4A, C4B, C2A, C2B इसके अंदर। उसके बाद में C3 प्रोटीन आकर लगेगी। कौन सी प्रोटीन है ये? दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ठीक है, जब ये C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आकर यहाँ पर लगेगी तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है यानी लेक्टिन C1, C4, C2 it will act as a C3 convertase enzyme and now it will degrade this C3 into C3A and C3B. Then वही procedure होगा, C3A will move toward the inflammation process जबकि C3B ऑप्सोनिन के तौर पर एक्ट करेगा। ठीक है, और ये ऑक्सीनाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, जब ये ऑक्सीनाइजेशन में हेल्प करेगा तो फिर आपको पता होगा कि मैक्रोफेज जो है इस C3B से अट्रैक्टेड है। ठीक है, तो अब ये अट्रैक्ट होता है मैक्रोफेज इससे, तो फिर वो जिस चीज से ये C3B अटैच होगा वो मतलब उसे फेगोसाइटोस करेगा, राइट। फेगोसाइट करने के बाद में जाहिर सी बात है जो सेल होगा बैक्टीरियल सेल वो टूट जाएगा एंड यहाँ पर सेल लाइसिस हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास लेक्टिन है, ये फिकोलिन 2 है, ये MBL है यानी मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन, ये फिकोलिन 1, फिकोलिन 3 आप इसमें देख सकते हैं। ये अगर इसमें से कोई एक निकाल के देखें, ये जब ऐसे 3 पॉलीपेप्टाइड मिलेंगे तो ट्राइमर बनाएंगे और ऐसे 6 मिलेंगे तो हेक्सामर बनाएंगे, राइट। जो ये है ये क्या है? ये फिब्रोजिन है, ये वाली चीज। दिस इज द फिब्रिनोजिन, राइट। और इसके बाद जो ये चीज आपको दिख रही है दिस इज द कार्बोहाइड्रेट रिकॉग्निशन डोमेन। ये वो जगह है जहां पर लेक्टिन अट्रैक्ट होता है। ठीक है, और ये कोलेजन है जो इतने बीच में दिख रहे हैं ना, दिस वन और दिस वन एंड दिस वन, ये सब क्या है? ये है कोलेजन। जबकि क्या है? साइटोसिन रिच रीजन। आपको पता होगा साइटोसिन इज एन अमीनो एसिड, पता होगा ना कि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है और सिस्टीन कह रही मैं, सिस्टीन जो है वो एक अमीनो एसिड है, सिस्टीन। ओके, क्या लिखा है? फिकोलिन आर अ ग्रुप ऑफ ओलिगोमेरिक लेक्टिन विद सब यूनिट्स कंसिस्टिंग ऑफ बोथ कोलेजन लाइक लॉन्ग थिन स्ट्रेचेस, कोलेजन लाइक लॉन्ग थिन स्ट्रेचेस ये रहे यहाँ पर मौजूद हैं, and fibrillar globular domains with lectin activity usually specific N-acetyl glucose amine। ठीक है, N-acetyl glucose amine पता है ना आपको? N-acetyl glucose amine is a constituent of the bacterial cell wall। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है? फिकोलिन, MBL, फिकोलिन 1, फिकोलिन 2 लेक्टिन्स मौजूद है। मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन, ये आप यहाँ पर देखें सबसे यूनिक ये वाला लग रहा है, मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन। इसके अंदर ये सेम है, बट ये देखें आप, दिस इज CRD कार्बोहाइड्रेट रिकॉग्निशन डोमेन, इट इज यूनिक। इसके अंदर फिब्रिनोजिन है, इसमें फिब्रिनोजिन, इसमें बस इसी के अंदर ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट रिकॉग्निशन डोमेन। तो हम ये MBL पढ़ेंगे, मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन। Lectins are carbohydrate binding proteins that are highly specific for sugar groups, बहुत specific होती हैं। Let's suppose अगर कोई एक लेक्टिन जो है ग्लूकोज से बाइंड करेगा तो फिर वो लेक्टिन ग्लूकोज से बाइंड ही करेगा। अगर ये लेक्टिन मेनोज से बाइंड कर रहा है तो ये मेनोज से बाइंड करेगा, मेनोज के अलावा किसी और से बाइंड नहीं करेगा। So cause agglutination of particular cells. Mannose binding lectin are also called Menin binding lectin or Menin binding protein. Is a lectin that is important tool in innate immunity as an opsonin के तौर पर भी एक्ट कर सकता है, and whether lectin pathway। ठीक है, लेक्टिन पाथवे में तो आप इसको देख रहे हैं ना, मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन। इसके अलावा हमने वो देखा था ऑल्टरनेटिव पाथवे, मैं दिखा देती हूँ।
ऑल्टरनेटिव पाथवे आपने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास एंटीजन मौजूद नहीं, आई मीन एंटीबॉडी नहीं लगी हुई, एंटीबॉडी के बिना ही ये C3 भी डायरेक्टली अटैच हो चुका है इस एंटीजन से, ठीक है। अब ये C3 भी एज अ ऑप्सोनिन एक्ट करता है, राइट। तो अगर ये पूरी चेन ना भी लगे तो मैक्रोफेज आकर इसे ईट कर लेगा, बिकॉज मैक्रोफेज इज अट्रैक्टेड टूवर्ड C3b। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये C1, C2, C4 ना भी लगे तो मैक्रोफेज जो ये लेक्टिन भी एज अ ऑप्सोनिन एक्ट करता है, ठीक है। या तो यही लग जाए नो प्रॉब्लम, तब भी ये रिमूव हो जाएगा बॉडी से, या फिर लैक्टिन पाथवे की तरफ चले जाए तब भी ये रिमूव हो जाएगा। MBL रिकॉग्नाइज कार्बोहाइड्रेट को रिकॉग्नाइज कर कार्बोहाइड्रेट्स को फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अ लार्ज नंबर पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, ठीक है। बैक्टीरिया को तो सबको पता है कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में आता है ग्लाइकोप्रोटीन्स आती हैं, जैसे कि N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ठीक है, N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एंड म्यूरामिक एसिड, N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, अमाइन क्या है, अमीनो एसिड, तो इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन है ना, तो इसके अंदर ये भी, तो फिर मेनोल बाइंडिंग लेक्टिन क्या है, उस ग्लाइकोप्रोटीन को पहचान लेता है। और N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है, तो ग्लूकोज अमाइन को तो पहचान लेता है ये। तो लेक्टिन पाथवे ये रहा, एंटीजन है, एंटीजन से मेनोल बाइंडिंग लेक्टिन लगा, इससे C4, C2, ठीक है, अभी C3 आया, तो फिर ये एज अ कन्वर्टेज एक्ट किया इस पूरे कॉम्प्लेक्स ने और ये टूट गया। फिर जब 5 आके लगा तो फिर इस वाले हिस्से ने कन्वर्टेज के तौर पे एक्ट किया, तो ये टूट गया, फिर वही आगे की चेन, फिर ये यहाँ से रिलीज होंगे, लास्ट के 5 जो है ना, लास्ट के 5 यहाँ से निकलेंगे और एक रिंग कन्फर्मेशन बनाएंगे, और इस रिंग को क्या कहते हैं, इस रिंग को कहते हैं नेक। नेक का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। यहाँ हमारा ये लेक्चर पूरा ख़त्म होता है, और लेक्चर था हमारा इंट्रोडक्शन, बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है। अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई आंसर दैट। थैंक यू, टेक केयर।